वेलकम टू द ई क्लासेस गाइज। ई क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसके सिलेबस में जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है जिसके अंदर आपसे सी++, जावा, .NET एंड अदर कंसेप्ट्स जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स जिसके अंदर उप्स के कंसेप्ट आते हैं और आईडीई, तो इन सभी के बारे में पूछा गया है। आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत आइडिया देने की वजह से हम ये यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं। साथ में हमारे कोर्सेज चल रहे हैं प्रॉपर इसी तरीके से, स्टडी मटेरियल जो मिलता है और नोट्स पीडीएफ की फॉर्मेट में और एक्सप्लेनेशन जो है वो हिंदी लैंग्वेज में। तो इस तरीके से आज हम इस पर्टिकुलर क्लास में शुरुआत करेंगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से और थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दी जाएगी कि भाई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, द ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले हम यहाँ पर जो भी क्लास लेते हैं उसके पहली बात तो ये 3 लेक्चर्स जो 3 क्लास हैं उन 3 क्लासों की समरी आप यहाँ पर कह सकते हैं। शुरुआत हमने करी लैंग्वेज से और उसके बाद में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उसका एक ग्लिम्स आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज क्या होता है, एक जरिया होता है जिससे आप अपनी थॉट्स, आइडियाज़ और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। ये तो रही जनरल लैंग्वेज की बात करें। अब कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर हम लैंग्वेजेस से, सिस्टम से ये इंटरेक्ट करवा पाते हैं कि भाई कोई भी टास्क हम उसे दे रहे हैं तो वो किस वजह से, किस तरीके से वो उसको समझेगा, इसको बताने का काम कौन करेगा, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया कोड करेगा। तो यहाँ पर कंप्यूटर की जो लैंग्वेज वो होती है जिसके अंदर हम प्रोग्राम को लिखते हैं और प्रोग्राम को लिख कर हमें ये कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे करना क्या है। और ये जो चीज़ें होती है, ये मतलब प्रोग्राम जो लिखा जाता है उसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज के माध्यम से लिखते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग की बात करें, शुरुआती दिनों में अगर शुरुआत में कंप्यूटर जो लैंग्वेजेस यूज़ लेते थे जहाँ पर कोडिंग की जाती थी वो मशीन लैंग्वेज होती थी। अब उसके बाद में मशीन लैंग्वेज से नेचुरल लैंग्वेज तक का जो ये सफ़र है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अपन कहें फील्ड के अंदर, तो इसके अंदर बहुत सारे कह सकते हैं कि एवोल्यूशन यहाँ पर हुए हैं। तो इससे अपन कहें तो शुरुआती दिनों में जो कंप्यूटर में अंदर जो कोडिंग होती थी तो वो किस लैंग्वेज के अंदर होती थी, वो मशीन लैंग्वेज के अंदर होती थी। अब मशीन लैंग्वेज के अंदर इसका कोड किस तरीके से होता है थोड़ा बहुत इसका आप यहाँ पर आइडिया ले लेते हैं। सबसे पहले 1940s के टाइम पे, 1940 के टाइम पे जब मशीन लैंग्वेज यूज़ में ली जाती थी तो ये थी कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के युग की शुरुआत जिसके अंदर कोडिंग की जाती थी मशीन लैंग्वेज में। उसके बाद में इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट हुए, डेवलपर्स ने अपना योगदान दिया, कुछ इसके अंदर कमियां थी मशीन लैंग्वेज के अंदर, उससे इम्प्रूव करके हमने दूसरी लैंग्वेज जिसको अपन बोलें सिंबॉलिक लैंग्वेज की यहाँ पर शुरुआत करी। 1950s के टाइम पर ये चलती थी। कुछ इम्प्रूवमेंट इसमें हुए, कुछ कमियाँ इम्प्रूव करके नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हाई लेवल लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ। तो जो ये अपन देखते हैं आज यहाँ C++ देखते हैं तो 1960s के टाइम पर ये लैंग्वेज जो है पिक्चर में आई थी। अपन यहाँ पर कह सकते हैं ये है रोड मैप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो शुरुआती दिनों में हम मशीन लैंग्वेज जो यूज़ में लेते थे इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर जो लिखा गया कोड है वो स्ट्रीम ऑफ जीरोज़ एंड वंस के अंदर रहता था। कहने का मतलब 0 और 1 के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, कॉम्बिनेशन के से लिखा गया कोड जो है वो कहलाता था कि मशीन लैंग्वेज। वी कैन आल्सो रेफर एज बाइनरी डिजिट्स, तो हम इसको बाइनरी डिजिट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बाइनरी डिजिट्स के अंदर 0 और 1 की फॉर्मेट में मशीन उस कोड को डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ यूज़ में ली जाती थी मशीन लैंग्वेज। अब यहाँ पर जब 1940s के टाइम पर ये कोडिंग शुरू हो गई तो इसके अंदर कुछ इसकी एडवांटेज थी कि भाई मशीन के पर्सपेक्टिव से देखें अपन तो ये
हाई स्पीड एग्जीक्यूशन करती थी, क्योंकि इसके अंदर कुछ कन्वर्टर की आवश्यकता नहीं होती थी, ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं होती थी, मशीन उसे इजीली समझ लेती थी इमीडिएटली। ठीक है, तो ये कुछ इसकी एडवांटेजेस या फिर प्रॉफिट वाली बातें अपन कह सकते हैं। कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस भी होंगी। इसके देखते हुए डेवलपर्स ने आवश्यकता महसूस करी कि कुछ ऐसा नया सिस्टम यहाँ पर लाया जाए, तभी तो अपन कह सकते हैं कि मशीन लैंग्वेज से 1950s के टाइम में सिंबॉलिक लैंग्वेज आती। अगर ये इतनी अपन कहें ये पूर्ण होती तो क्या 1950s के टाइम पे 1960s के टाइम पे कुछ डेवलपमेंट होते? नहीं। तो इसके अंदर कुछ कमियां थी। वो कमियां कौन कौन सी थी कि भाई ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इसमें डिफ़िकल्ट होती है। आपको पता है 0 और 1 में लिखा हुआ कोड को समझने के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हर चीज़ की। जैसे अपन सिलेबस में आपके दे रखा है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू कन्वर्जन होते हैं, तो वो कोड जो होता है 0 और 1 का बहुत लेंदी कोड, उसको लिखना, प्रोग्रामिंग उसमें करना वो डिफ़िकल्ट होता था। अब जैसे मैंने आपको बताया प्रोग्रामिंग करना उसके अंदर डिफ़िकल्ट होता था, तो उसको समझने में भी मुश्किल होती थी। उसको डिफ़िकल्ट टू राइट बग फ्री प्रोग्राम्स। तो बग का मतलब आपको पता है एरर होता है कंप्यूटर की टर्म में, और ये आपसे पूछा भी गया है पिछले आईए के पेपर के अंदर कि बग डिबगिंग क्या होती है। ये तो आपके पटवारी में ही पूछ लिया आरएसएसबी ने। बग आईए के पेपर में पिछले साल में पूछे गए थे, और उसको राइट करना कि भाई बग फ्री कोड लिखें वो थोड़ा मुश्किल होता था। और यहाँ पर अगर वहाँ एरर आ जाती तो वहाँ पर उसको आइसोलेट मतलब अलग करके पहचानना वो मुश्किल होती थी किसके अंदर? मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए 1950s के टाइम पे एक लैंग्वेज जो कि सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, जिसके पीछे श्रेय जो अपन कहें एडमिरल ग्रेस हॉपर, इन्होंने ये एक मैथमेटिशियन थे और एक नेवल ऑफिसर थे। इन्होंने एक ऐसा सोचा कि एक ऐसा हम कंसेप्ट लेके आ जाते हैं कि जिससे स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम ही कन्वर्ट कर दे उस पर्टिकुलर मशीन लैंग्वेज में। तो हमने क्या किया कि भाई पर्टिकुलर बाइनरी के इक्विवेलेंट यहाँ पर कुछ सिंबल्स का यूज़ में ले सकें। तो एक बार सिंबल बनाने में एडमिरल ग्रेस हॉपर ने टाइम लगा, फिर बाद में उसके इक्वल टू अपन कह सकते हैं कि जब कोडिंग करते हैं तब हम क्या कर सकते हैं, फंक्शंस बना सकते हैं। तो इन्होंने एक ऐसी लैंग्वेज बना दी कि जहाँ से उसका बाइनरी का कोड जो है इक्विवेलेंट हो जाए। इसके बाद में ये क्या था, ये सिंपली एक मिरर था मशीन लैंग्वेज के कोड का, कुछ सिंबॉलिक या निमोनिक्स में। आपको पता है निमोनिक्स क्या होता है? किसी भी चीज़ का रूपांतरण, जो अपन किसी को आइडिया वगैरह लेके अपन कह सकते हैं कि वो निमोनिक्स होता है। कम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश के जो वोकेबलरी है उनको निमोनिक्स की हेल्प से याद किया जा सकता है। तो निमोनिक्स का मतलब कुछ ऐसे सिमिलर चीज़ें बना दी जिसका सिंपली वो मिरर रहे किसका? मशीन लैंग्वेज का। मशीन लैंग्वेज के इक्वल टू अपन ने मान लीजिए डॉलर का सिंबल दे दिया और इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया कि जब भी डॉलर यूज़ आए तो ये इतना बड़ा जो कोड मैं लिख रहा हूँ इसके इक्विवेलेंट ये डॉलर एक ही चीज़ लिखनी पड़े। तो यहाँ पर देखिए इसको समझने में भी मुश्किल नहीं होगी, इसको लिखने में भी टाइम स्पेंड नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें इम्प्रूवमेंट ही थे 1950s के टाइम पे। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन थे? एडमिरल ग्रेस हॉपर। ठीक है, अब यहाँ पर अपन कहें दीज लैंग्वेजेस वर नोन एज सिंबॉलिक लैंग्वेज। इनको सिंबॉलिक लैंग्वेज जाना जाता था बिकॉज कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड सिंबॉलिक लैंग्वेज। हमें कंप्यूटर को खुद कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता है सिंबॉलिक लैंग्वेज को, इसलिए यहाँ पर कंप्यूटर को ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ी। तो जो ट्रांसलेटर हम यूज़ में लेते हैं वो एक स्पेशल प्रोग्राम होता है, उसको अपन बोलते हैं असेंबलर। तो इसी को यूज़ में लेने की वजह से सिंबॉलिक लैंग्वेज को यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि भाई असेंबली लैंग्वेज होती है, सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, तो आप इस चीज़ को समझिए कि भाई सिंबल्स को यूज़ में लिया गया, वो प्रोग्राम जो होता है असेंबलर जिसको कन्वर्ट करेगा उसको, तो यहाँ पर वो लैंग्वेज इस वजह से सिंबॉलिक लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसमें भी कुछ इसकी प्रॉफिट वाली बात है जिसको एडवांटेज कह सकते हैं, दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। जैसे कि मैंने आपको बताया इतने बड़े कोड को हमने केवल एक वन सिंबल से अपन ने डिनोट कर दिया, या वन अपन कहें निमोनिक्स से हमने डिनोट कर दिया, तो ये समझने में आसान हो गई। ईजी टू मॉडिफाई एंड आइसोलेट एरर, यहाँ पर एरर को अलग करना मुश्किल नहीं रहा। हाई एफिशिएंसी, मोर कंट्रोल ऑन हार्डवेयर,
अब ये तो थी इसकी प्रॉफिट वाली बातें इस पर्टिकुलर लैंग्वेज की, किसके कंपैरिजन में, मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में। पर इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी, जैसे कि ये मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज थी, इसके अंदर ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट थी। जब ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होगी तो मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियसली बात है ये। डिफ़िकल्ट टू लर्न एंड राइट प्रोग्राम्स। अब हमको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक प्रोग्रामर को दो चीज़ याद करनी होती है। पहले तो वो मशीन लैंग्वेज के इक्विवेलेंट क्या कोड था, उन सिंबल्स को याद करना। तो फर्स्ट टाइम पर जब सिंबल्स याद करने में हर चीज़ों को, कोई भी चीज़ है, नई चीज़ अपन सीखते हैं, थोड़ी मुश्किल होती है, देन ये उसकी डिसएडवांटेज के रूप में देखा जा सकता है। स्लो डेवलपमेंट टाइम यहाँ पर लगता है और लेस एफिशिएंट, ये कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस रही कि इसकी सिंबॉलिक लैंग्वेज की, जिसको असेंबली लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखे गए कोड को असेंबलर नाम का ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ आप डिफ्रेंशिएशन देख सकते हैं कोड में कि भाई सिंबॉलिक लैंग्वेज में HT दे दिया, ये सब चीज़ें हैं। ये बाइनरी का थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है इसको समझना, नामुमकिन नहीं है बट थोड़ा सा मुश्किल है। तो अपन इजी, और आपको पता है डेवलपमेंट्स होते हैं वो किसी चीज़ की कमियों को सुधारते हुए आगे बढ़ने के सेंस में होते हैं। असेंबली लैंग्वेज का कोड कुछ इस तरीके से दिखता है, मशीन लैंग्वेज का कोड कुछ इस तरीके से देता है 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में। तो थोड़ा आप पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सिंबॉलिक लैंग्वेज ने इन चीज़ों को ग्रेटली इम्प्रूव तो किया, किसको, एफिशिएंसी को, बट इसके अंदर प्रोग्रामर को कंसंट्रेट करना होता था हार्डवेयर के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर एक हार्डवेयर इंडिपेंडेंट लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पड़ी कि भाई हमें कोड लिखा है उसको दूसरे हार्डवेयर पे, दूसरे सिस्टम पर ले जाके एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें उसमें नहीं थी। तो उसको उस मेन जो बात करें वो मेन कंसर्न उसको दूर करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस का यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुए, इनके डेवलपमेंट हुए या फिर इनकी आवश्यकता पड़ी। दिस डिज़ायर टू इम्प्रूव प्रोग्रामर एफिशिएंसी and to change the focus from the computer to problem being solved led to the development of high level language। तो इस उद्देश्य से हाई लेवल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने जो कोड लिखा है उसको दूसरे सिस्टम पर ले जाकर चेक करने में उसकी आवश्यकता थी, तो उसको इम्प्रूव करने में ये हाई लेवल लैंग्वेजेस का इन्वेंशन हुआ। हाई लेवल लैंग्वेज पोर्टेबल रहती है। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है एक चीज़ को दूसरी जगह पर ले जाकर उसको मतलब पोर्टेबल बना देना। जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है वो पोर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि डेस्क की टॉप पे रखा रहता है सिस्टम, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ PC की। और एक पोर्टेबल कंप्यूटर की बात करें जिसको इधर उधर ले जा सकते हैं, वो होता है लैपटॉप। तो ये पोर्टेबिलिटी का कंसेप्ट आप आसान भाषा में समझ सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़े कि भाई हाई लेवल लैंग्वेज का इन्वेंशन हो गया। अब यहाँ पर कुछ इसकी एडवांटेजेस होंगी, जैसे कि इजी टू राइट एंड अंडरस्टैंड, आइसोलेट एंड एरर, ये भी इजी था। मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज थी, तो यहाँ पर पोर्टेबिलिटी का कंसेप्ट यहाँ पर आ जाता है। इजी टू मेंटेन, रीडेबिलिटी इसमें थी, लो डेवलपमेंट कॉस्ट यहाँ पर लगती थी, ईजियर टू डॉक्यूमेंट, पोर्टेबल, ये सभी इसकी एडवांटेजेस हैं। और इसके अंदर डिसएडवांटेजेस क्या है, नीड ट्रांसलेटर, हाई एग्जीक्यूशन टाइम इसमें लगता है, पुअर कंट्रोल रहता है हार्डवेयर पे, और एफिशिएंसी जो है इसमें कम है। अब यहाँ पर देखिए नीड ट्रांसलेटर, जब ये ट्रांसलेटर की बात आती है तो अपना नेक्स्ट पॉइंट रहना चाहिए कि ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं। उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया हाई लेवल लैंग्वेजेस, आपको सिलेबस के अंदर जो दे रखी है 4 लैंग्वेज है आपकी, C है, C++ है, जावा है एंड पाइथन है। तो C क्या है मैं आपको थोड़ा सा यही बता देता हूँ। ये प्रोग्रामिंग जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेनिस रिची ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाई थी। C++ इसका एडवांस वर्जन कह सकते हैं, और जावा भी एक सन माइक्रो सिस्टम्स के द्वारा डेवलप की गई ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस पर्टिकुलर चार्ट में आप देख सकते हैं हम इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हर चीज़ का जब एग्ज़ाम से पहले जाएंगे आप तो इस पर्टिकुलर स्लाइड को देख जाइएगा। यहाँ पे फीचर्स के अकॉर्डिंग तीनों चीज़ को डिफरेंशिएट किया गया है कि भाई इसके अंदर दिखता कैसे है कोड, इसका ये 0 और 1 की फॉर्मेट में दिखता है, फॉर्म में दिखता है, ये निमोनिक्स कोड में दिखता है, इसको निमोनिक्स ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल इंग्लिश की तरह दिखता है हाई लेवल का। मशीन डिपेंडेंट कौन कौन से हैं, ये डिपेंडेंट है, असेंबली का डिपेंडेंट है, और हाई लेवल इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पर देखिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता किस में नहीं होती, ट्रांसलेटर की आवश्यकता मशीन लैंग्वेज के अंदर नहीं होती। एग्जीक्यूशन टाइम सबसे ज़्यादा लगता है हाई लेवल में, और सबसे कम लगेगा मशीन लैंग्वेज में। लैंग्वेजेस केवल एक होती है जो कि 0 और 1 की फॉर्मेट में बनी हुई है वो,
और ये असेंबली लैंग्वेज मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकती है। सिंबल जो है, निमोनिक्स जो है, कोड जो है अलग अलग बना सकते हैं, तो आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके अंदर जो लैंग्वेजेज डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि C++, जावा, पाइथन, .NET, ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसमें नेचर ऑफ डिफ़िकल्टी की बात करें, अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामर्स डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये डिफ़िकल्ट होती है, ये डिफ़िकल्ट होगी, और ये यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज ईजी होगी। मेमोरी स्पेस की बात करें, इसमें कम लगता है, इसमें भी कम लगेगा, और हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्टॉलेशन हो गया, और इसका अगर अपन IDE से यूज़ कर रहे हैं तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को भी मेमोरी चाहिए होगी। तो इस तरीके से कंपाइलर को भी यहाँ पर स्पेस चाहिए होगा मेमोरी के अंदर। तो ये सब चीज़ें चार्ट में आपने डिफ्रेंशिएट किया। सबसे पहले अपन ने हर एक चीज़ के बारे में पढ़ा, फिर आप साथ में यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन देख सकते हैं। अब भाई ट्रांसलेटर की जो आवश्यकता पड़ती है, हमारा मेन जो टॉपिक या फिर कहें इस पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर जो फोकस है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस पे है। मशीन लैंग्वेज का आपको केवल इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में जब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अपन को ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है, तो ट्रांसलेटर की जब आवश्यकता होगी तो कौन कौन से ट्रांसलेटर होते हैं जो कि प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला है कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल के कोड को मशीन लैंग्वेज के कोड में ट्रांसलेट करने का काम करता है, और ये एक बार में ही कर देता है, एक पूरे कोड को एक बार में ही ट्रांसलेट कर देता है। असेंबलर जो होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका कि भाई सिंबॉलिक लैंग्वेज के कोड को यहाँ पर मशीन लैंग्वेज के कोड में ट्रांसफ़र करने का काम, ट्रांसलेट करने का काम कौन करता है? असेंबलर करता है। इंटरप्रेटर करता है, ये कंपाइलर की तरह ही होता है, बट यहाँ पर हर एक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, हर एक इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करता है। और यहाँ पर जो देखें, अपन ने एक इंस्ट्रक्शन लिखा, उसको इमीडिएट ट्रांसलेट करेगा, तो यहाँ पर इमीडिएट ट्रांसलेशन पर इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हो जाता है। ये इसका बेनिफिट भी कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये इसका लॉस भी है, क्योंकि इसमें टाइम जो है, ओवरऑल टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है। तो इस तरीके से ये 3 तरीके के ट्रांसलेटर्स होते हैं। अब जो क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ से बनेगा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ से कि भाई एग्जीक्यूशन टाइम किस में ज़्यादा लगता है, डिफ़िकल्ट कौन है यहाँ पर। कंपाइल किसका जो टाइम रहता है वो फास्ट रहता है, तो कंपाइलर का टाइम, रन टाइम जो है वो फास्ट है, और इंटरप्रेटर का ओवरऑल प्रोसेस में ये स्लोअर रहता है। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस यूज़ करती है कंपाइलर, और कुछ ही लैंग्वेज यूज़ करती है इंटरप्रेटर। तो आप ये बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर क्लास में देखो, इसको ज़्यादा हम उस तरीके से नहीं करेंगे कि भाई पूरा, ये केवल डेमो मात्र है कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी क्लास में मैंने बताया था आपको कि भाई स्टेप्स टू रन ए सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम जो अपना, सबसे पहले हमने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यहाँ तक डिफ्रेंशिएट कर लिया कि भाई अपने सिलेबस तक अपन बढ़ गए। शुरुआत कहाँ से हुई, और शुरुआत से अपने सिलेबस तक बढ़े, फिर सी पढ़ेंगे, फिर C++, फिर जावा, .NET एंड पाइथन, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो सी का रन जो होता है प्रोग्राम, उसके लिए यहाँ पर पहले तो उस कोड को लिखा जाता है, फिर उस कोड को लिख के ट्रांसलेट किया जाता है, या अपन कहें मशीन लैंग्वेज में जो इसका ट्रांसलेशन होता है, ये पूरी प्रोसेस जो होती है उसके अंदर बहुत सारे रिपीटेड स्टेप्स अपन कह सकते हैं, जो कि बहुत सारी एरर आती है प्रोग्राम में, उसका इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर वो चीज़ें चलकर ये प्रोग्राम सी का जो लिखा हुआ कोड, जिसको अपन सोर्स कोड बोलते हैं, वो मशीन कोड के अंदर ट्रांसलेट यहाँ पर हो पाता है। तो ये कुछ स्टेप्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पर राइटिंग एंड एडिटिंग द प्रोग्राम, कंपाइलिंग द प्रोग्राम, लिंकिंग द प्रोग्राम विद रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स एंड एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम। ये कुछ स्टेप्स से होकर यहाँ पर गुजरता है। अब यहाँ पर ये स्टेप्स किस तरीके से काम करती है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। हमने देखिए कोई भी चीज़ है, कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, उसको बिल्कुल सिंपल और आसान और एक लेवल का बनाने की कोशिश करिए। हम जो कोड लिखते हैं उसका फाइल एक्सटेंशन, मतलब फाइल उसको किस तरीके से पहचानते हैं, हम किसी फाइल को क्या एक्सटेंशन है, उससे ये पता लग जाता है कि वो फाइल वो कौन सी है। तो टेक्स्ट एडिटर में जो फाइल होती है उसका कोड जो हम लिखते हैं वो होता है सोर्स कोड। उसका एक्सटेंशन की बात करें, ये .c नाम से सेव करते हैं। और इसका जो टूल है टेक्स्ट एडिटर, ये टूल आते हैं, ये कौन कौन से हो सकते हैं, जिसके अंदर सी का कोड एडिट किया जा सके, उसको
यहाँ पर लिखा जा सके सोर्स कोड को, वो होता है सी का कंपाइलर खुद, एडिटर, नोटपैड। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आईए के पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जावा कोड एडिटर, तो वहाँ पर वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पर दिया गया था, ये आंसर था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछा गया है। आपको पता है कंप्यूटर अनुदेशक का भर्ती का सिलेबस जो है माना गया है कि ये आईए के इक्विवेलेंट है, तो क्वेश्चन का लेवल भी उसी के इक्विवेलेंट होगा, तो हम उनको भी कवर करेंगे और एडवांस क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी उस लेवल तक पढ़ाने की कोशिश करें। टेक्स्ट एडिटर पहली स्टेप, यहाँ से हम कोड लिखना शुरू किया जिसको सोर्स कोड बोलते हैं, फिर उसका कंपाइलेशन होता है। भाई सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का काम, जिसका सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट कोड में हमने बदला तो उसकी फाइल एक्सटेंशन चेंज हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोड अलग फॉर्मेट रहता है तो फाइल का फॉर्मेट होगा .obj। तो इस तरीके से इसका सोर्स कोड हो गया। कंपाइलेशन के बाद में ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल कोड बनता है लिंकर और के साथ में लाइब्रेरीज अटैच होके रनर और फिर आउटपुट यहाँ पर निकलता है। तो ये मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। आप में देखिए कंपाइल किया आपने कोड लिखा, आपने यहाँ से कोड लिखा, सोर्स कोड पहली स्टेप, फिर इसके बाद में कंपाइलेशन हुई दूसरी स्टेप, यहाँ पर कोई एरर आ गई वापस अपन फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे टेक्स्ट कोड एडिटर में, यहाँ पर एडिटिंग करेंगे। तो ये मल्टीपल टाइम्स होता है, तो इसीलिए अपन कहें यहाँ पर कि ये जो सी का जो कोड लिखते हैं उससे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं क्रिएटिंग एंड रनिंग ए प्रोग्राम। ये कुछ मल्टीपल स्टेप्स में होता है जिसके अंदर मल्टीपल टाइम्स अपन यहाँ पर चीज़ों को इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। आपसे दो चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैंने पिछली जो हमारे एप्लीकेशन है उस पर भी बताई थी और यूट्यूब पे भी बता रहा हूँ। तो .c यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्ट कोड यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। आगे बताते हैं कि भाई जिस तरीके से प्रोग्राम के जो स्टेप्स होते हैं किस तरीके से वो वर्क करता है। तो सबसे पहले उसको लिखते हैं, तो एक्सटेंशन क्या होगा, उसको लिखने के बाद में सेव करेंगे .c। कंपाइलेशन जो होता है जिसके अंदर सोर्स कोड को हम ट्रांसलेट करते हैं ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, उसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है सी के अंदर उसको कह लेते हैं कंपाइलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिंकिंग का मतलब है इसके अंदर असेंबल किए जाते हैं सभी फंक्शंस को और बनाई जाती है एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम या फाइल। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिंग जो करते हैं उसके बाद में जो प्रोग्राम यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल रहता है एग्जीक्यूशन के लिए, गेटिंग द प्रोग्राम इनटू मेमोरी इन इज़ द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मेमोरी के अंदर रिक्वायर्ड फंक्शंस को लेके आए कि भाई हम एग्जीक्यूशन के लिए, उसको अपन बोलते हैं क्या, लोडर बोलते हैं। तो आपको एक बात पता होगा, जब ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है तो बूटस्ट्रैप लोडर अपन जो प्रोग्राम रहता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है रिक्वायर्ड फंक्शंस को ऑपरेटिंग सिस्टम में लेके आने के लिए। तो ये चीज़ें वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर तो अपन ने यहाँ पे जान ही लिया। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, जो एंटायर हाई लेवल प्रोग्राम जो बना है वो कन्वर्ट होता है मशीन कोड के अंदर, विच यहाँ पर जो कोड एडिटर अपन कह सकते हैं, कंपाइलर कहते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उनके कुछ एग्जांपल्स भी मैंने बताए, जैसे टर्बो सी, बोरलैंड सी, GC, ये सब चीज़ें। अब जब कोड कंपाइलेशन हो रहा है जिसके बाद में हमको मशीन कोड मिल रहा है कंपाइलेशन के बाद में, जो कंपाइलेशन की जो प्रोसेस है वो इतनी सिंपल दिखती है। अपन कहते हैं कि भाई एक ही बार में वो पूरा यहाँ पर कोड ट्रांसलेट हो जाता है, बट इसके अंदर भी दो चीज़ मेन रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। फर्स्ट इज़ प्री प्रोसेसर और दूसरा होता है ट्रांसलेटर। इनके अलग अलग वर्क हैं, ये भी मैंने बताया कि भाई प्री प्रोसेसर रीड करता है सोर्स कोड को और प्रिपेयर करता है ये ट्रांसलेशन के लिए, और फिर स्कैन करता है फॉर इंस्ट्रक्शंस नोन एज प्री प्रोसेसर कमांड्स। अब ये प्री प्रोसेसर कमांड्स क्या है, आसान भाषा में समझे तो जब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई होगी तो वहाँ पर कुछ ऐसी कमांड्स को बनाया कि जिससे वो प्रोग्राम आइडेंटिफाई करे कि भाई उनको मैच करते हुए वो सी ये समझ पाए, कंपाइलर ये समझ पाए कि यूज़र ने, ये डेवलपर ने जो प्रोग्राम लिखा है उसमें वो चाहता क्या है। ठीक है, तो उसको वो जो स्पेशल कोड होंगे या स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होंगे उनको अपन बोलते हैं प्री प्रोसेसर कमांड्स। जो कि प्री प्रोसेसर कमांड को पढ़ता कौन है, प्री प्रोसेसर पढ़ता है कंपाइलर का इनर पार्ट, अपन यहाँ पर कह सकते हैं। आफ्टर प्री प्रोसेसर हैज़ प्रिपेयर्ड द कोड फॉर कंपाइलेशन, द ट्रांसलेशन डज द एक्चुअल वर्क फॉर कन्वर्टिंग द प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। तो यहाँ पर ट्रांसलेटर वो काम करता है। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें क्लियर हो गई है कि भाई कंपाइलर
के अंदर दो चीज़ होती है। प्री प्रोसेसर पहले वर्क करता है कि वो पहले देखता है कि कौन कौन सी प्री प्रोसेसर कमांड्स इसके अंदर है कि वो उस लाइब्रेरी में देखी जाएगी कि जो सी के टाइम पे बनाई, ठीक है। इससे वो पर्टिकुलर कोड जो है आइडेंटिफाई कर पाएगा। और इसी वजह से अपन कहें कि सी एक जनरल पर्पज़ लैंग्वेज है, इसके अंदर कोई स्पेशल उद्देश्य नहीं है। वहाँ पर जब लाइब्रेरीज बनाई गई तो वहाँ पर बहुत सारी कमांड्स बनाई दी गई और हमें ये सर्विस प्रोवाइड करी गई कि भाई आप उन कमांड्स को यूज़ करके आप इसके अंदर डेवलपमेंट्स कर सकते हैं। आपको एक बात पता होना चाहिए कि सी ही रेस्पॉन्सिबल है यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए। तो यूनिक्स को लिखा गया किस लैंग्वेज में? ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूनिक्स है वो सी के अंदर लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें आप देखिए किस तरीके से अपन ने इसमें जनरल पर्पज़, आज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बनते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाए। और अगर बात करें बहुत सारे कोड जो आज देखते हैं वो सी के अंदर बने गए हैं, तो ये एक जनरल पर्पज़ लैंग्वेज है। बैंकिंग मॉड्यूल के कोड्स भी बन जाते हैं, ई कॉमर्स के कोड भी बन जाते हैं, तो इस तरीके से कह सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बन जाती है। तो वो सब चीज़ें अपन कह सकते हैं कि सी एक जनरल पर्पज़ लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड क्लास के अंदर हमने सी की हिस्ट्री को जाना, क्योंकि अभी तक हम सी के बारे में पढ़ चुके हैं भाई इस तरीके से कोड ये चीज़ें मॉडिफाई होता है। अब थोड़ा हिस्ट्री वाला पार्ट, क्वेश्चन तो आपका कहीं से भी आ सकता है, अगर वो क्वेश्चन हिस्ट्री से आया तो इससे बाहर नहीं जाएगा। हिस्ट्री की बात करें, सी जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर ये डेवलप की गई थी मार्टिन रिचर्ड के द्वारा। मार्टिन रिचर्ड के द्वारा एक BCPL लैंग्वेज डेवलप किया गया था। उसका यहाँ पर कह सकते हैं कि सी के अंदर कुछ आइडियाज़ वहाँ से लिए गए। तो सी के कुछ आइडियाज़ की बात करें तो वो लिए गए थे एक लैंग्वेज जिसको अपन कह सकते हैं बी लैंग्वेज। तो बी लैंग्वेज लिखी गई थी 1970s के टाइम पे बेल लेबोरेटरी के अंदर फॉर द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स सिस्टम उसको अपन बोलें DEC PDP-7। तो इस DEC PDP-7 को लिखा गया था बी लैंग्वेज में, और बी लैंग्वेज से प्रेरित होकर यहाँ पर सी लैंग्वेज का इन्वेंशन किया गया था। किसके द्वारा? डेनिस रिची के द्वारा। और दूसरी बात, जब ये BCPL एंड बी आर टाइपलेस लैंग्वेजेस, तो इनके अंदर क्या नहीं था? डेटा टाइप नहीं था। तो इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करे, इसके अंदर डेटा टाइप को अपन बात करें सी के अंदर डेवलपर ने समझा, डेनिस रिची ने समझा और यहाँ पर वैरायटी ऑफ डेटा टाइप को इंट्रोड्यूस किया। तो इस तरीके से कहें तो 1972 के टाइम पर डेनिस रिची ने बेल लेबोरेटरी के अंदर सी का कोड लिखा, सी प्रोग्रामिंग लिखा, और 1978 तक यहाँ पर सी को जो अपन कहें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय कैरोलिन एंड रिचर्ड केस द रिवोल्यूशन इन कंप्यूटिंग वर्ल्ड। तो 1978 तक यहाँ पर एक सी लैंग्वेज बनकर तैयार हुई जो कि इन दोनों के प्रयासों से हुई। 1983 तक अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इस्टेब्लिश की एक कमेटी और वहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दी थी सी लैंग्वेज की, ठीक है। तो 1983 तक यहाँ ANSI ने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, और फिर इसी के बाद में हम देखते हैं कि ANSI ANSYS जिसको अपन बोलते हैं, और अपन को कॉलेज वगैरह में जैसे अपने प्रोफेसर्स ने समझाया कि ANSI सी होती है। तो इसका देखेंगे आप कि कोई भी चीज़ जो होती है, जैसे कि स्टार्टिंग में उसका डेवलपमेंट हुआ, कहीं ना कहीं उसको पहचान मिली। तो पहचान उसको कहाँ मिली? 1980s के टाइम पे, 83 के टाइम पे। तो 1983 में पहली बार सी को पहचाना गया और इसको नाम दिया गया ANSI सी, जिसको अपन बोलते हैं अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड किया गया। उसका नाम था ANSI सी। तो यहाँ तक देखिए 3 क्लास में हमने इतना पढ़ा और इससे बहुत सारी चीज़ों को जाना। तो बेस इस तरीके से तैयार होता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है इर्द गिर्द बने तो छूटे नहीं। तो इसी तरीके के हमारे क्लासेस चल रही हैं। अगर आपको पूरा जो कोर्स समझ में आता है, आप इंटरेस्टेड हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा एप्लीकेशन का, आप वहाँ पर डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अभी क्लासेस चल रही हैं C एंड DBMS की, और पूरी आपको इसी तरीके से थ्योरी की क्लासेस PDF के फॉर्मेट में। दूसरी आपको यहाँ पर वीडियो क्लासेस हिंदी लैंग्वेज में मिलने वाली है। इसी तरीके से अपन यहाँ पर क्लीन और लेवल की स्टडी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए करा रहे हैं। तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो भी आप चेक कर सकते हैं।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर रिलाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितने भी मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो यूट्यूब पे आपको करा दिए जाएंगे। तो ये भी इन्फॉर्मेशन जो है एक्स्ट्रा आपको देनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।